हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल ज्ञान प्रवाह। दिस इज आकाश मेहता। यह लेक्चर नेशनलिज्म इंडिया की पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लें। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पहुंचा इंडिया पे, सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में और रॉलेट एक्ट के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में और इन सभी मूवमेंट को भारत के विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से लिया गया, गांव में किस प्रकार से लिया गया, शहरों में किस प्रकार से लिया गया, ट्राइबल पीजेंट किस प्रकार से लिए, उस चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला टॉपिक हमारा जलियांवाला बाग मासिक। जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने से पहले हम लोग कुछ बैकग्राउंड की बातें को डिस्कस करते हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में बताया कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन विभिन्न राज्यों में शुरू कर दी थी। ब्रिटिशर इस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण वो अब इन्हें रिप्रेस करना चाहते थे, इन्हें कम करना चाहते थे, कहीं क्योंकि एक दिन ये कहीं बड़ा आंदोलन ना बन जाए, इसलिए वो रॉलेट एक्ट इम्पोज कर दिए। डैट मीन्स अगर किसी प्रकार की भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है तो विदाउट एनी ट्रायल उन्हें जेल में डाल दिया जाए। ये जनरली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए हुआ। जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, डैट मीन्स वायलेंस होने लगा, तो लोग पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और उन पे और गवर्नमेंट बिल्डिंग पे हमला किए, जिससे ब्रिटिश ने फाइनली इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए मार्शल लॉ इम्पोज कर दिए। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ मीन्स डैट मीन्स पावर अब मिलिट्री को सौंप दी गई इन सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो उसी समय जलियांवाला बाग डैट मीन्स अमृतसर में एक फेयर लगा, एक मेला लगा, जहाँ पे लोग सभी गैदर्ड हुए थे। कुछ लोग मेले में, या बैसाखी एक फेयर होती है, ये सिख लोग की, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। और कुछ जो सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर यहाँ पे पर्चियाँ बांट रहे थे, मार्शल लॉ इम्पोज्ड हो गई है इसे बताने के लिए। उसी समय जनरल डायर वहाँ पे आते हैं और जो एग्जिट पॉइंट होती है उसे ब्लॉक कर देते हैं और अपने सोल्जर को ओपन फायरिंग का ऑर्डर देते हैं, जिससे यहाँ पे काफ़ी लोग, बुक्स में तो मेंशन की हुई हंड्रेड्स, मगर मोर देन 100, दैट मीन्स यहाँ हजारों संख्या में लोग मारे गए थे। ये भारत के इतिहास का सबसे हॉरिबल, सबसे खौफनाक बोल सकते हैं कि दृश्य था जो उस समय हुआ था, जिसके कारण पूरे इंडिया में वायलेंस हो गई। पूरे हर एक राज्यों में ब्रिटिश के खिलाफ लोग अब क्रोधित हो चुके थे। अब जहाँ पे लोग पुलिस को देखते थे वे हमला कर दिया करते थे, जिससे जैसे ये न्यूज़ फैली, तो जैसा कि मैं बोला, जैसे कि ये न्यूज़ फैली, जिसके कारण लोग स्ट्राइक करने लगे, पुलिस को मारने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लगे। तो इन सभी चीज़ों को देखकर इस मूवमेंट को, आंदोलन को बंद करने के लिए अब गवर्नमेंट सख्ती से पेश आए। वे अब पीपल्स को धमकाने लगे, डराने लगे, इवन काफ़ी जगह बमबारी भी किए और काफ़ी लोगों को, काफ़ी सिविलियंस को मारने लगे, जिससे फाइनली सत्याग्रही लोग को नाक के बल गिरना पड़ा और उन्हें ऐसो फाइनली अपने साहब डैट मीन्स ब्रिटिशर लोग को फिर सैल्यूट भी करना पड़ा। और क्योंकि वे काफ़ी खौफ पैदा कर दिए ब्रिटिशर यहाँ के नागरिक पे, वे जिसे भी देखते उसे डायरेक्टली मार दिया करते थे या उन्हें जेल में डाल दिया करते थे और काफ़ी उन लोग को टॉर्चर किया जा रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखकर पीपल्स डर गए और महात्मा गांधी को जब देखे कि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस फैल चुकी है, तो वो भी चाहें कि मूवमेंट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से वायलेंस के खिलाफ थे। जैसा कि बोला, महात्मा गांधी एक सत्याग्रही थे, दैट मीन्स वो वायलेंस नहीं चाहते थे, वो अहिंसावादी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। जब देखें हिंसा काफ़ी ज़्यादा फैल रही है तो मूवमेंट को उन्हें मजबूरन बंद करना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम लोग समझते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने यह महसूस किया कि अब इंडिया में एक बड़ा आंदोलन का आयोजन करना अनिवार्य है, क्योंकि ब्रिटिशर छोटे छोटे आंदोलनों से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था।
और वो इन बात से श्योर थे कि ऐसा आंदोलन तब तक आयोजन नहीं किया जा सकता है जब तक हिंदू और मुस्लिम को एक साथ नहीं किया जा सकता है। तो हिंदू मुस्लिम को एक साथ करने के लिए उन्हें एक तरीका सूझा, क्यों ना हम खिलाफत इशू को लें। ये खिलाफत इशू क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ऑटोमन टर्की का बुरी तरीके से हार होता है, जिससे पूरे विश्व में एक अफवाह फैली कि ब्रिटिशर ने जो ऑटोमन एम्पायर हैं उन पे, ऑटोमन जो एम्पायर हैं, जो स्पिरिचुअल हेड है इस्लामिक वर्ल्ड के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनके ऊपर एक कठोर संधि लागू किया गया। तो जो इंडिया के जो मुस्लिम थे वो अब टर्किश की जो ये पॉलिसी थी, ये नीति थी, उसे अब चेंज करने के लिए ब्रिटेन पे दबाव डालना चाहे। आप बताइए, यहाँ के मुस्लिम, अब इंडिया के मुस्लिम अपने स्पिरिचुअल हेड के समर्थन में अब वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे ब्रिटिशर के खिलाफ। इसलिए वो अब एक खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं, जो मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में निर्माण होता है। मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर एकजुट सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। दैट इज, वो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करना चाह रहे थे। गांधी जी ने इसे हिंदुओं और मुस्लिम को एकजुट करने का एक अवसर के रूप में देखा, जो आज तक 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता रिजोल्यूशन में खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने का पारित किया। दैट मीन्स महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम को एक साथ किए ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि दोनों का मकसद था ब्रिटेन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का। तो दोनों का इसमें फायदा था। इससे हिंदूज और मुस्लिम यूनाइट हो रहे थे। ये एक बहुत अच्छी मैसेज थी इंडिया के लिए। महात्मा गांधी इस आंदोलन में अधिकतम सफलता पाने के लिए स्टेज बाय स्टेज एक रणनीति तैयार करते हैं। इस मूवमेंट की शुरुआत आत्मसमर्पण के साथ होती है, टाइटल्स का, ऑनर्स और ऑनरी का, दैट मीन्स अपने गौरव का, अपने पोस्ट का, जो पीपल्स, जो इंडियंस के थे। अब वे फाइनली प्लान करते हैं कि हमें बहिष्कार करना है सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, ब्रिटिश कोर्ट का और लेजिस्लेटिव असेंबली का। इवन जो ब्रिटिश के स्कूल, कॉलेजेस, उनके जो वस्तुएं, सामान, उसे भी अब लोग बहिष्कार करने लगे। और वे जो ब्रिटिश के जो गुड्स थे, ब्रिटिश के जो सामान थे, उसके जगह पे वे घरेलू, दैट मीन्स डोमेस्टिक सामान, स्वदेशी, देसी सामान वो बनाने लगे। दैट मीन्स अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने लगे। अब वे इस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिल रहा था। इससे इंडियन इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा आमदनी भी हो रही थी और ब्रिटिशर को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो रही थी। और ये गवर्नमेंट, अब जो ब्रिटिश की जो सरकार थी, अब उसे दबाने के लिए अब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना चाह रहे थे। बहुत बहस होने के बाद नन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने अपनाया दिसंबर 1920 में नागपुर कॉन्फ्रेंस में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को सख्ती के साथ शुरुआत किया गया, पूरे सख्ती के साथ, जिसका असर काफ़ी पड़ा ब्रिटिशर पे। ऐसा लग रहा था उस समय कि अब ब्रिटिशर इंडियंस के सामने झुक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मास एक्शन था। काफ़ी लोग सामूहिक एकत्रित हो गए थे। सभी लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अपनी जो भी ब्रिटिश पदाधिकारी में जो भी इंडियंस थे, सभी लोग ने अपनी टाइटल्स, ऑनर्स को और जितने भी, जैसा मैं बोला, बहिष्कार कर दिए उनके गुड्स को, जिससे फाइनली इकोनॉमी से भी ब्रिटिश को प्रॉब्लम हो रही थी और जो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। और साथ ही ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, ये काफ़ी सख्ती के रूप में आगे उभर रही थी
और एक बड़ा आंदोलन ये हो गया था। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे इन सभी मूवमेंट को भारत के विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से लिया गया। धन्यवाद।